नमस्कार, खबर दिन भर आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले बात उमा भारती की। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उनका शराब के खिलाफ आंदोलन जारी है। भोपाल के अयोध्या नगर बाईपास में उन्होंने विरोध भी जताया है। मंदिर के सामने शराब अहाता होने पर नाराजगी उन्होंने जताई और इस बात का ऐलान वो पहले ही कर चुकी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अब संकल्प ये ले रही हूं कि बहुत जल्द अब घर द्वार छोड़ दूंगी जब तक शराबबंदी सख्ती से शराबबंदी के खिलाफ कदम नहीं उठाए जाते। और लोगों से भी मैं इस बात की अपील करूंगी कि लोग स्वेच्छा से शराबबंदी को अपनाएं। ऐसी स्थल जहां पर शराब की दुकान या आता नहीं होना चाहिए, वहां अगर हुआ तो मैं उसका विरोध भी दर्ज कराऊंगी। आज भी कराया। हमारी ही और ऐसे ही मंदिर के सामने दुकान खोले जाने के विरोध में आंदोलन किया है वहाँ के लोगों ने। तो हम भी यहाँ आंदोलन करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं, विरोध करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं। नहीं भैया, उन्हें कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं उनकी। उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं कौन हूँ, तो नाम क्या लिखना उनका। आपको आज के आप पीते हैं आप मेरे साथ रहेंगे शराबबंदी के मामले में, ठीक है। और मेरे आंदोलन में आज से भागीदारी करेंगे। उठाइए दोनों हाथ, लगाइए अभी आपके पास काफी है। जंजीर पे देखिए, बच्चे अनाथ हो गए हैं। आप पहले अपनी जंजीर वगैरह बेच के घर चलाइए, ठीक है। हाँ, ये मत करिए। किसी दिन आपकी बहन बेटी के साथ ही। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, उमा भारती पहले भी शराबबंदी को लेकर आवाज उठाती रही हैं, फिर मुख्यमंत्री के साथ मंच पर भी नजर आई, मुख्यमंत्री की तारीफ भी की और आज एक बार फिर से सड़कों पर नजर आई। बिल्कुल, अगर बात करें पुनीत, तो उमा भारती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कभी भी अचानक शराबबंदी के कभी पक्ष में आ जाती हैं, कभी विरोध में खड़ी हो जाती हैं। एक दिन पहले, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जब नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक सभा निकाली थी, उस समय कहा था कि मैं सरकार के साथ हूँ, सरकार जैसा कर रही है वो सही कर रही है। मगर अब अचानक फिर कभी आहते भी पहुंच जाती हैं और वहां पर अपने समर्थकों के साथ तोड़फोड़ कर देती हैं। इसी जगह पर पहले जब पहुंची थी, यहाँ पर पत्थर बरसाए थे उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उसके बाद आज अचानक जब पहुंची तो फिर उन्होंने वहां पर अपने समर्थकों के साथ जाकर तोड़फोड़ भी करवाई। अब वो कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। हालांकि ये पूरा काम सरकार के हाथ में है, सरकार जब चाहेगी तब शराबबंदी होगी, मगर कानून को लगातार अपने हाथ में लेने का ये मामला है बढ़ता ही जा रहा है। और कार्यकर्ता जो है उन्होंने भी वहां पर लोगों से बदतमीजी की, तो कह सकते हैं प्रशासन यहाँ पर मूक बना रहा है और जो है उस पर तोड़फोड़ की गई यहाँ के कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसलिए, क्योंकि लोग भी आक्रोशित होते हैं, लोग शराब के नशे में होते हैं, कहीं उल्टा कोई उपद्रव ना हो जाए, इस बात को सोचना होगा। क्योंकि सरकार जो एक्शन लेगी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अक्टूबर को कहा है कि हम धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से इस पर अमल करेंगे। लेकिन इससे जो जितेंद्र आप बता रहे हैं कि यहाँ तोड़फोड़ हो गई, इससे तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है और इससे ऐसे लोगों को भी बल मिलता है जो कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता अपनाते हैं अपने बातों को मनवाने के लिए। तरीके खुद मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तरीके उन्हें भी पता है कि किस प्रकार से आवाज उठाई जानी चाहिए। उन्हीं की पार्टी की सरकार है प्रदेश में। आखिर क्यों उमा भारती ऐसा कर रही है? क्योंकि ऐसे लोग जो शराब की दुकानों को बंद करवाना चाहते हैं, खासतौर पर महिलाएं, फिर वो भी अगर उनसे सीख ले लें तो फिर गलत कदम उठा सकती हैं। यह मामला बहुत गंभीर हो जाता है। बिल्कुल पुनीत, क्योंकि जिस तरह से महिलाएं वहां पहुंची और वहां पर हालांकि जो शराब के ठेकेदार लोग शराब के नशे में रहते हैं, अगर कोई गलत स्थिति वहां बन जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसमें आएगी। क्योंकि प्रशासन पूरी मुस्तैदी से आपको नजर आ रहा होगा, पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद नहीं है वहां पर। और इन्होंने अभी वहां तोड़फोड़ किया, हाथे के बांस बल्लियों को खाल फेंका। इसके पहले यहाँ पर पत्थर मार रहा था शराब दुकान पर। अगर कोई ऊंची नीच हो जाती है तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का ध्यान देना होगा कि उन्हें इस तरह से सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए। और क्योंकि सरकार जब इस तरह से उन्होंने एक बार कहा है कि 2 अक्टूबर को जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा आयोजन किया था लाल परेड ग्राउंड पर, उन्होंने कहा था कि हम धीरे धीरे शराबबंदी की ओर आगे बढ़ेंगे, लोगों से अपील करेंगे। तो ये अपील करती हुई नजर नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को धमकाती हुई जरूर नजर आ रही है। और शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अपील करती हुई नजर नहीं आ रही हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति यहां पर ऐसे में बन जाती है कई दफा। बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने बीसीसीआई
ट्रॉफी के फाइनल में कर्नाटक को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है। एमपी की लाडलियों की इस कामयाबी पर मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि गौरव और खुशी का मौका है, आपने अपने बेहतरीन खेल और श्रेष्ठ प्रदर्शन से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया। कमलनाथ ने भी खिलाड़ियों को बधाई दी और लिखा कि आपने पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है, आपको बहुत बधाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए 198 करोड़ से ज्यादा राशि को मंजूर कर लिया है। उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर फैसला भी लिया गया। भोपाल में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। मसलन उज्जैन के बाद अब ओंकारेश्वर पर फोकस। 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगेगी। 198 करोड़ से ज्यादा की राशि इसके लिए मंजूर की गई। स्थापना दिवस पर 7 दिन तक 7 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं एमएसएमई के लिए औद्योगिक भूमि का आवंटन किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की नीति के आधार पर यह आवंटन होगा। स्व सहायता समूह सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें संचालित करेंगी। सीहोर में सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर सरकार ने इसे भव्य बनाने का फैसला लिया है। मसलन 1 नवंबर को अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने के लिए कार्यक्रम में विधायक, सांसद, प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। रोजगार दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 नवंबर को लाडली लक्ष्मी योजना का कार्यक्रम किया जाएगा। 3 नवंबर को स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। दीप प्रज्वलन और खेल प्रतियोगिताएं होंगी। जबकि 4 नवंबर को एक जिला एक उत्पाद के तहत कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 5 नवंबर को लोक संस्कृति के कार्यक्रम होंगे और 6 नवंबर को पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम रखे गए हैं। 7 नवंबर को जन सेवा और गौरव सम्मान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कैबिनेट ने युवाओं के रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। इसके तहत कौशल विकास पर सरकार का फोकस रहेगा। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई। एमपी में 502 में से 464 डेलीगेट्स ने भोपाल पीसीसी दफ्तर में वोटिंग की। 3 बूथ यहां पर तैयार किए गए थे। कमलनाथ ने प्रजातांत्रिक तरीके से मतदान का हवाला दिया तो बीजेपी ने तंज कसा। हालांकि यहां व्यवस्था अव्यवस्था में भी तब्दील नजर आई। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग एमपी में संपन्न हो गई। भोपाल में कांग्रेस दफ्तर में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई जो शाम 4 बजे तक चली। सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने वोट डाला। वहीं पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी व्हील चेयर पर वोट डालने पहुंचे। एमपी के 502 में से 464 डेलीगेट्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट किया, जबकि 26 डेलीगेट्स ने वोटिंग नहीं की। वहीं 12 लोगों ने दूसरे प्रदेश में मतदान किया। वहीं कमलनाथ ने कहा कि इससे कांग्रेस और मजबूत होगी। ये बिल्कुल प्रजातांत्रिक चुनाव है, डेमोक्रेटिक चुनाव है। आप सबने भी देखा, किसी को मैंने नहीं कहा किसको वोट दो, जो जिसका मन है वो वैसा करे। नए अध्यक्ष के आने के बाद उधर कमलनाथ के वोट डालने पर बीजेपी ने निशाना भी साधा। निकाय चुनाव में वोट न करने पर दिए कमलनाथ के बयान को नरोत्तम मिश्रा ने याद दिलाया। 2-3 तरह के विषय उद्भूत होते हैं, उनकी पार्टी का मामला है। वैसे तो नगरपालिका चुनाव में कहा था कि हम छोटे मोटे चुनाव में वोट नहीं डालते, मतलब संविधान पर विश्वास नहीं है, पर संगठन पर विश्वास। 3 अलग अलग पोलिंग बूथ बनने के बावजूद वोटिंग के दौरान थोड़ी अव्यवस्था भी देखने को मिली। सांसद नकुलनाथ को गेट पर धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। कतार में खड़े कुछ पदाधिकारी गिर भी गए। कुल मिलाकर मतदान हो चुका है। अब इंतजार 19 अक्टूबर का है, जब नतीजे आएंगे। राजधानी रायपुर में प्रदेश के गृह और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के आवास की दीवार गिर गई है। रायपुर में हुई बारिश के बाद बंगले की यह दीवार गिर गई। हादसे में मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी और आम लोग बाल बाल बचे। दीवार गिरने के बाद सुरक्षा को देखते हुए आनन फानन में टीन की दीवार बना दी गई। बताया जा रहा है कि पिछले साल ये दीवार तैयार की गई थी और ये बारिश में गिर गई।
और दीवार गिरी तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, गृह मंत्री के आवास की दीवार गिर गई। और ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री के आवास की दीवार गिरने पर कांग्रेस ने पिछली रमन सरकार को निशाने पर ले लिया। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि बीजेपी सरकार के काल में यह बनी दीवार भ्रष्टाचार का नमूना है। देखिए, पीडब्ल्यूडी मंत्री तामधर साहू जी का के मकान की जो दीवार गिरी है, वह दीवार पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनाई गई थी। निश्चित तौर पर उसकी जांच की जाएगी कि यह दीवार कब बनाई गई थी, कितने साल तक यह चली है और किस कारणों से गिरी है। और ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का एक और नमूना है जो बारिश के कारण सामने। तो नमूना बता दिया। इधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये फैसला वो नहीं पार्टी करेगी। रमन सिंह ने कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वही सर्वोपरि होगा। क्या मेरा उपयोगिता है वो मुझसे बेहतर जानते हैं, इसलिए मेरा कभी आग्रह आज तक नहीं रहा, न रहेगा। ये निर्णय डॉक्टर रमन कभी नहीं करता कि मुझे क्या करना है। मैं जब पार्षद से लेकर विधायक बना, सांसद बना, केंद्रीय मंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, तो ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आदेश होगा करेंगे। हम लोग तो एक छोटे कार्यकर्ता हैं, हम तो पार्टी के आदेश को मानते हैं और जैसा पार्टी का निर्देश होगा उसका क्रियान्वयन होगा। अब रमन सिंह बयान दें और फिर जवाब ना आए तो फिर ऐसा हो नहीं सकता सियासत में। रमन सिंह के चुनाव लड़ने पर जो बयान आया उस पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर कह रहे हैं कि रमन सिंह ने बीजेपी ने पहले ही उनसे किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि जिस चेहरे को बीजेपी विकास का चेहरा बताती आई है उसी से आज किनारा वो कर रही है। मंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरा से भारतीय जनता पार्टी पहले ही किनारा कर चुकी है। कई दफा भाजपा के जो प्रभारी यहाँ छत्तीसगढ़ आते हैं वो उनके चेहरा को चेहरा माने से इनकार कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी में रमन सिंह जो है अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ये बयान उसमें हताशा झलक रहा है। जिस चेहरा को 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी विकास पुरुष बताती थी, आज उसी चेहरा से भाजपा अपने आप को दूर कर रही है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने किसानों को दीपावली का तोहफा दिया। राजीव गांधी न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। अरहर, मूंग, उड़द की फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। धान खरीदी के बाद समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग, उड़द भी खरीदेगी सरकार। मूंग, उड़द और अरहर की एमएसपी भी तय की है। सरकार ने अरहर, उड़द की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,600 रुपए प्रति क्विंटल और मूंग फसल की 7,755 रुपए प्रति क्विंटल दाम तय किए हैं। सीएम ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को, गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को राशि भी ट्रांसफर की। दीपावली और इसीलिए 1 नवंबर जो किसानों को हम लोग तीसरी किस्त देने का फैसला किया था, उसमें संशोधन करते हुए 17 अक्टूबर यानी कि आज किसानों के खाते में, गौपालकों के खातों में, मजदूरों के खाते में और जो हमारे बैगा, गुनिया, हाटपारिया, मोहरिया, इनके खाते में लगभग 1900 करोड़ राशि आज अंतरण किया गया। आप सबको मैं बधाई देता हूं। इस फैसले के लिए मंत्रिमंडल के साथियों को बधाई देता हूं और अधिकारियों ने तत्परता से कार्रवाई की, इसके लिए भी उन्हें शुभकामना देता हूं और सभी किसान भाई, मजदूरों को, गौपालकों की भी बहुत बधाई। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक भी हुई। इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के पात्र हितग्राहियों को अतिरिक्त खाद्यान्न वितरण, धान एवं मक्का के उपार्जन, कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण, गन्ना प्रोत्साहन योजना समेत 12 अहम मुद्दों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। भूपेश कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशन कार्डों, सामान्य राशन कार्ड को छोड़कर अतिरिक्त राशन ऐसे लोगों को दिया जाएगा। निःशुल्क रूप से चावल वितरित करने पर सहमति बन गई है। 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान और 1 नवंबर से 28 फरवरी तक मक्का की खरीदी होगी।
गन्ना फसल को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल करने का फैसला। धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ 10,000 रुपए की सहायता राशि देने का भी फैसला हो गया। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के संशोधित प्रारूप को लागू करने का निर्णय समेत उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने की प्रस्तावित नीति के प्रारूप का भी निर्णय लिया गया। किसान न्याय योजना में 23,99,615 किसानों को 1745 करोड़ और कृषि मजदूर न्याय योजना 22-23 की राशि में 4,66,880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32,000 रुपया और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया है। मंत्रिपरिषद में जो निर्णय लिया गया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की जो पात्रता है, जो माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में भारत सरकार की तरह यहाँ पे भी उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। खरीफ वर्ष 22-23 में धान एवं मक्के का उपार्जन किया जाएगा और 1 नवंबर से धान खरीदी की जाएगी और कस्टम मिलिंग की नीति का भी निर्धारण कर दिया गया है। 1 नवंबर से 2022 से 31 जनवरी 2023 तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी का काम किया जाएगा और इसी प्रकार मक्का की खरीदी जो है वो 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2023 तक की जाएगी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाता है और जो पिछले साल जिन्होंने धान की खेती की है उसको छोड़ के यदि वो अन्य फसल लेते हैं तो एक बार के लिए उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाना है, तो वो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान संपन्न हो गया। कुल 311 में से 300 मतदाताओं ने वोटिंग की, जबकि 3 मतदाता गैर हाजिर रहे, जिनमें से 1 मतदाता का निधन हो चुका है, जबकि 2 लोग बीमारी की वजह से नहीं पहुंच पाए। वहीं 2 एपीआरओ ने भी बाहर वोट किया है। 1 मतदाता ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वोट किया, जबकि केटीएस तुलसी ने दिल्ली में मतदान किया। निर्वाचन पदाधिकारी हुसैन दलवाई ने रायपुर में वोट किया। खबर गरियाबंद से गांव की समस्या को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 25 किलोमीटर पदयात्रा निकाली। बड़ी संख्या में राजिम एसडीएम कार्यालय पहुंचे और घेराव किया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। ओलावृष्टि से नुकसान हुए चने की फसल की क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए और कुछ गांवों को ग्राम पंचायत का दर्जा देने जैसी मांग के लिए ये लोग यहां पर पहुंचे। इनके माध्यम से 8 बिंदुओं पर मांग की गई थी। उन सभी 8 बिंदुओं पर प्राथमिक कार्यवाही की जा चुकी है और उस संबंध में संबंधितों को अवगत करा दिया गया है। जिन बिंदुओं पर कार्यवाही शेष है उसको भी जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। खबर राजनांदगांव से। ग्राम पंचायत लाल बहादुर नगर की तहसील बनाने की मांग आज पूरी हो गई। सीएम ने वर्चुअल कार्यक्रम से लाल बहादुर नगर तहसील कार्यालय की शुरुआत कर दी। विधायक दलेश्वर साहू समेत जनप्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। निश्चित रूप से आज तहसील कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए बहुचर्चित मांग था, जिसका प्रतिपूर्ति यहाँ के नागरिकों को ध्यान में रखते हुए आदरणीय भूपेश बघेल जी ने किया। इसलिए हृदय से उसको आभार मानते हुए यहाँ का जनता को भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इस माध्यम से। सर, आज से नए तहसील बनने से गांव वालों को बहुत ही फायदा है और आसपास के गांव वालों को भी बहुत फायदा है इसमें। और हमारे नए जो बेरोजगार उनको भी रोजगार मिल जाएगी, क्योंकि जैसे फोटोकॉपी का ही कई तरह का काम रहता है। अभी जो हमें डोंगरगढ़ जाने पड़ती थी, अब डोंगरगढ़ नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी और हम महिलाएं स्वयं अपना काम स्वयं कर लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।